जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। 300 दिन हार्ड चैलेंज में आज का जो हमारा डे है वो है डे 64 और आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के 100 क्वेश्चन। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्रिया नृत्य शैली इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 8 नृत्य की बात करते हैं हम, उसमें से एक आता है सत्रिया नृत्य। सत्रिया कहां से बिलोंग करता है ये? तो ये करता है असम से। असम, इसके अलावा असम की राजधानी यदि पूछेंगे तो असम की राजधानी क्या हो जाएगी? गुवाहाटी। गुवाहाटी। यदि गुवाहाटी से बात करेंगे तो गुवाहाटी में कौन सा फेमस मंदिर है? तो वहां पर है कामाख्या देवी का टेम्पल। कामाख्या देवी। कामाख्या देवी मां टेम्पल कहां पर है? असम की राजधानी गुवाहाटी में। क्यों प्रसिद्ध है ये? तो ये एक तो 51 जो शक्तिपीठ है भारत में, वहां से उसमें से एक मंदिर है ये। इसके अलावा यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला, ठीक है। तो ये चीज भी हम याद रखेंगे। असम से एक चीज हमें और याद रखनी की, असम में सबसे जो बड़ी जनजाति है वो है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति तो कहां पर निवास करती है बोडो जनजाति? असम में। बोडो जनजाति के द्वारा एक स्पेशल जनजातीय नृत्य किया जाता है जिसका नाम है बुगुरुम्बा। बुगुरुम्बा नृत्य। तो हमने एक ही क्वेश्चन से हमने 4 से 5 से 6 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। इसी तरह से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से पूछा है कथन फर्स्ट, शास्त्रीय नृत्यों में से रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। कथन 2, भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई है। तो ये जो दोनों कथन है वो रिलेटेड करते हैं किससे? शास्त्रीय नृत्य से। तो जो पहले सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है, सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई है, तो ये चीज गलत है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति मानेंगे तो ये तमिलनाडु में हुई है, तो ये सेकेंड वाला तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय नृत्य में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकी की उत्पत्ति, तो ये बात सही है कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वहीं से भारतीय नृत्य और नाटक की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये वाला पहला जो कथन है सही है, सेकेंड वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 2, केवल कथन एक सत्य है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था उस टाइम पे भी भरतनाट्यम नृत्य पर अपना जो बैन लगाया गया था वो किस ईयर लगाया गया था? तो ये था 1910 में। 1910 की बात करेंगे तो 1910 के पहले जस्ट 1909 में एक सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था सांप्रदायिकता को लेकर बंटवारा करना भारत में। और इसी जो सुधार जो अधिनियम आया था उसी अधिनियम के द्वारा भारत में मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये चीज हम इसमें याद रखेंगे। सेकेंड, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? यदि लोक नृत्य की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन है घूमर। तो घूमर कहाँ का है? तो घूमर है अपना राजस्थान का, ठीक है। भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा है पंजाब का। गरबा कहाँ खेला जाता है? तो गरबा आपका गुजरात से रिलेटेड है। और धनगरी गजा, तो धनगरी गजा है महाराष्ट्र का। तो इसमें से हमने 4 स्पेशल लोक नृत्य की बारे में बात कर ली। यदि राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की जो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। तो राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। पंजाब की क्या हो जाएगी? तो चंडीगढ़ हो जाएगी। गुजरात की, तो गुजरात की आपकी हो जाएगी गांधीनगर। गुजरात की हो जाएगी गांधीनगर।
और महाराष्ट्र की आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा धनगरी गजा। क्वेश्चन नंबर 5, सत्रिया, जो हमने अभी बात करी थी सत्रिया के बारे में, उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एकांकी नाटक क्या कहलाता है। तो जो सत्रिया नृत्य करते हैं उसमें जो एकांकी नाटक होता है वो उसको कहते हैं अंकिया नाट। तो यहाँ से आपको एक चीज ये भी याद रख लीजिए कि अंकिया नाट का है तो ये है असम का। असम में एक सत्रिया नृत्य होता है सत्रिया नृत्य में एकांकी नाटक होता है, उसका नाम है अंकिया नाट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों का उद्गम किस वेद से हुआ। तो यदि हम बात करेंगे वेदों की, तो भारत में प्राचीन वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में दिया गया है, यज्ञों के बारे में। यजुर्वेद, इसमें वेदों के नाम 2 ही दे रखे, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से हम जो 4 ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, सेकेंड है सामवेद जिसमें संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, यजुर्वेद जिसमें यज्ञों और कर्मकांडों के बारे में दिया गया है, और इसके अलावा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में दिया गया है जादू टोना, काला जादू वगैरह के बारे में। तो ये चीज तो हो गई। तो इसका जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का उद्गम कहां से माना जाता है, तो यजुर्वेद और अथर्ववेद इसका आंसर नहीं है। एक चीज दे रखी है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा रचित राजनीतिक पुस्तक है। ये कौटिल्य के द्वारा रची गई राजनीतिक पुस्तक है जिसमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक प्रणालियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर जो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। इसमें 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया और आपका ओडिसी, मणिपुरी और कथक और कथकली और इसके अलावा मोहिनी अट्टम। तो ये जो 8 नृत्य है वो किसके कहाँ जानकारी मिलती है, नाट्यशास्त्र में किसके द्वारा लिखा गया, भरत मुनियों के द्वारा। तो ये जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का जो आंसर है वो है नाट्यशास्त्र। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का, ये वाला सेम क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के किस नृत्य को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि योद्धा नृत्य की बात करेंगे तो उसका वो जाना जाता है गोवा का घोड़े मेदिनी नाम का लोक नृत्य, जिसे युद्ध नृत्य के बारे में युद्ध नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा लावणी कहां से रिलेटेड करता है, तो लावणी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। बिहू कहाँ का है, तो बिहू आपका है असम का। असम की हमने अभी जस्ट पहले बात करी थी। राउफ, ये एक रोफ है, ये रोफ जो है छत्तीसगढ़ का है, और एक है राउफ का है, राउफ है आपका जम्मू कश्मीर का। तो इसमें आप रोफ है छत्तीसगढ़ और राउफ है जम्मू कश्मीर का। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना, ये चीज आप याद रखना। इसके बाद देखते हैं इसका आंसर जो हो गया घोड़े मेदिनी, जिसे योद्धा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है। तो राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित जो नृत्य होता है वो होता है मणिपुरी नृत्य। कौन सा, मणिपुरी नृत्य। कहां से रिलेटेड है, मणिपुर से रिलेटेड है। सत्रिया नृत्य की बात कर ली हमने, कथक की बात कर रही। इसके बाद मोहिनी अट्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दी गई। तो ये पहले जो शास्त्रीय नृत्य थे जिसमें हमारा सत्रिया इसमें शामिल नहीं था, तो सत्रिया को जब शामिल किया गया वो सन है 2000। सन 2000 में इसे संगीत नाटक कला अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम सैकड़ों छात्रों को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो गुरु वेम्पति चिन्ना स्वामी है वो कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है। तो यदि भीमसेन जोशी जी की बात करी जाए तो भीमसेन जोशी जी सबसे पहले हमको याद रखना है ख्याल घराने से रिलेटेड है ये, और किस संगीत घराने से। ख्याल में भी ख्याल की जो संगीत की जो शैली होती है उसमें ख्याल शैली के जो प्रतिपादक है वो किस घराने से संबंधित है, आगरा, बनारस, किराना और ग्वालियर। तो ये जो है किराना घराना से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, 20वीं सदी के शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के अग्रणी प्रतिपादकों में से कौन है? निर्मला मेहता, टी बाला सरस्वती, विजयनी सतपति, कुमुदिनी लाखिया। तो जो टी बाला सरस्वती जी है वो भरतनाट्यम की जो लेटेस्ट वर्जन है उसका प्रतिपादक है। इसका आंसर हो जाएगा टी बाला सरस्वती। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पद्मश्री से सम्मानित भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कलाकार इंदिरा पीपी बोरा भारत के किस राज्य से? केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम। तो यदि आप देखेंगे तो ये भरतनाट्यम कहां से है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहां से? आंध्र प्रदेश। और सत्रिया असम। भारत के अलग अलग राज्यों की जो शैलियां उसमें यदि एक ही व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ मतलब नामी व्यक्ति है तो उनका नाम है इंदिरा पीपी बोरा, जो भारत के किस राज्य से? तो वो है असम राज्य से। असम से आके उन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में महारत हासिल करी थी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ सहयोग करने का श्रेय दिया जाता है? तो बैंड द बीटल्स, हर जो संगीतकार है वो अपने नाम से एक मतलब ऐसी आज के टाइम पे देख सकते हैं एल्बम्स निकलती है इस टाइप से। इनका प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ सहयोग करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो वो है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को हम इसके लिए जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रह था? अर्ध शास्त्रीय बोला मतलब कि शास्त्रीय प्लस आपका जो लौकिक गीत है उनको दोनों को कंबाइन करके गजल बनाई, मतलब गजल गायक है वो, उन्होंने ये जो चीज करी है वो किसने करी है? वो जगजीत सिंह ने। भारत के जो सिंगर है जगजीत सिंह, उनको द अनफॉरगेटेबल के लिए जाना जाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई को विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से किस कला रूप में उनके सहयोग के लिए जाना जाता है? तो यदि पंडवानी गीत की बात करें, इसका जो आंसर है पंडवानी। तो पंडवानी गीत की बात करें तो पंडवानी गीत नहीं है, पंडवानी कला रूप है, मतलब नृत्य है। तो इससे रिलेटेड है तीजन बाई। पंडवानी नृत्य तीजन बाई कहां से संबंधित है? तो ये तो छत्तीसगढ़ से। कहां का है पंडवानी नृत्य? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की यदि बात करेंगे तो राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ से एक चीज आपको और भी याद रखनी है, बीच बीच में मैं बताता जाता हूं कि एक एक कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट। जैसे गुरु घासीदास, तो गुरु घासीदास का संबंध कहां से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नाम है गुरु घासीदास, उन्हीं के नाम पर एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो उससे आप याद रखना कि कहां पर है। इसके अलावा एक गुरु घासीदास रेलवे स्टेशन भी उन्हीं के नाम पर है, तो ये चीज भी याद रख लेना। इससे याद हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी की जो गायिका है, पंडवानी नृत्य की जो नृत्यांगना है वो तीजन बाई छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ में एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? यदि कर्नाटक संगीत की बात करें तो संगीत की बात करें तो शास्त्रीय संगीत में भारत में दो तरीके के संगीत होते हैं। यदि उत्तर भारत में देखेंगे तो हिंदुस्तानी शैली चलती है और दक्षिण भारत में देखेंगे तो कर्नाटक शैली चलती है, कर्नाटक संगीत। तो उसी कर्नाटक संगीत का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है पुरंदरदास को। किसे माना जाता है? पुरंदरदास को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुरंदरदास, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशा गंधी पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसे राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। सिंपल सी बात पूछा है कि जो व्यक्ति पद्मा सुब्रमण्यम जी है उनका संबंध किस चीज से है? तो उनका संबंध है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपिका वर्मा 2019 में जो अवार्ड मिला है इन्हें संगीत नाटक कला अकादमी, उनका संबंध किससे है? तो उनका जो संबंध है वो है मोहिनी अट्टम से। पद्मा सुब्रमण्यम, भरतनाट्यम, गोपिका वर्मा, मोहिनी अट्टम। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य वार्षिक गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार देता है? तो गुरु केलुचरण महापात्र किससे रिलेटेड है? तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इन्हीं के नाम पे ओडिशा सरकार ने गुरु केलुचरण महापात्र नाम का एक पुरस्कार देती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 22, गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? रंगमंच, वस्त्र कला, नृत्य, चित्रकला। तो इसका जो आंसर है वो है नृत्य, क्योंकि गुरु गंगाधर प्रधान किससे रिलेटेड है? शास्त्रीय नृत्य से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कालिदास सम्मान की आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति मीन्स कि कितने साल में दिया जाता है? तो जो कालिदास सम्मान है वो हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में एक बार। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शन श्रेणियां गुरु केलुचरण महापात्र और गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सुमन से संबंधित है? तो गुरु कला ये किससे संबंधित है? तो अभी हमने बात करी थी ओडिसी नृत्य और संगीत से संबंधित है, जो शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अनिंदिता नियोगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये किसको प्राप्त हुआ है? ये कथक के लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। इसके बाद ये वापस से गुरु केलुचरण महापात्रा के बारे में पूछा गया, तो किस नृत्य के लिए? तो ये ओडिशा नृत्य के लिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए अलग अलग तरीके से पूछे गए एक ही क्वेश्चन को, इसलिए आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट नहीं है। ये हर क्वेश्चन अपने आप में अलग तरीके से पूछा गया है, कंटेंट भले ही सेम हो सकता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले यदि व्यक्ति मानेंगे तो विश्व मोहन भट्ट है। ठीक है, विश्व मोहन भट्ट को इसके लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो प्लेनेट ड्रम बजाना मतलब जाकिर हुसैन तबला वादक है, जाकिर हुसैन तो उनको ये मिला था प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है? किस नाम से जानते हैं हम यदि इसको? तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। यदि शास्त्रीय नृत्य में यदि हम बात करें क्लासिकल डांस में, तो सबसे बड़ा जो नृत्य निकल कर आता है नेशनल लेवल पे वो होता है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। इसका जो आंसर हो जाएगा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो यदि हम इसकी बात करें कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार स्थापित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे पुरस्कार देती है, जैसे लता मंगेशकर पुरस्कार हो गया संगीत के क्षेत्र में, कालिदास पुरस्कार हो गया आपका साहित्य के क्षेत्र में, और तानसेन सम्मान हो गया, अहिल्याबाई सम्मान हो गया, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हो गया वीरता के लिए जो दिया जाता है। इस टाइप से आपके जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान भी देती है एमपी गवर्नमेंट। इस टाइप के सारे जो पुरस्कार है उसके आप देख सकते हैं कि किस चीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया जी के बारे में। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी के बारे में पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक है, मतलब किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो हमने शास्त्रीय नृत्य देख लिया, शास्त्रीय संगीत देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे वाद्य यंत्रों के बारे में। तो वाद्य यंत्र में हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक। बांसुरी वादक से के अलावा जो एक अमजद अली खान है, अमजद अली खान वीणा सरोद वादक है। तो इनका नाम भी याद रखना कि सरोद वादक कौन है। ये तो हो गए बांसुरी वादक, सरोद वादक है अमजद अली खान। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि प्रसिद्ध संगीतकार तलविन सिंह किसके साथ जुड़ी हुई है। तो यदि आप तलविन सिंह को याद रखना है तो तलविन सिंह को आप इस टाइप से याद रख सकते हैं कि तलविन सिंह में तलविन और तबला, तो दोनों का नाम सेम सेम लग रहा है, इसलिए इनका जो ये जुड़े हुए किससे, तबला से। तबला से हमने एक और नाम याद रखा है जाकिर हुसैन जी का, ये याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो असद अली खान जी
एक है अमजद अली खान जी। अमजद अली खान जी किससे रिलेटेड है? सरोद वादक है। और एक है असद अली खान जी, वो रुद्र वीणा बजाते हैं। तो रुद्र वीणा से रिलेटेड कौन है? आपके असद अली खान जी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध वाद्य वादक है, निम्नलिखित में से किस वाद्य वादक के लिए जाने जाते हैं? सारंगी, सरोद, वीणा और घाटम। तो इसमें से जो सारंगी वादक है वो सारंगी वादक है पंडित राम नारायण जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशंकर भट्टाचार्य के उस्ताद है, किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? वायलिन, संतूर, सारंगी और सितार। तो हरिशंकर भट्टाचार्य रिलेटेड है, सितार वादक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नीरुस्वामी पिल्लई और राज रत्नम पिल्लई किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? तो ये जो प्रतिपादक है वो है, प्रतिपादक मतलब नाच बजाने वाले, जिससे उनकी पहचान है, तो वो है नादस्वरम। नादस्वरम नाम का वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पंडित भजन सपारी, पंडित भजन सोपारी किससे रिलेटेड है? तो भजन सोपारी जिसका 2022 में निधन हो गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो ये है रावण हत्ता, तबला, सितार और संतूर। तो ये है संतूर वादक। संतूर वादक कौन है? पंडित भजन सोपारी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, टी.एन. राजरत्नम पिल्लई, अभी हमने जो बात करी थी राजरत्नम, तो किससे रिलेटेड है? वो नादस्वरम से। तो इसका आंसर हो जाएगा नादस्वरम। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से कौन मोहन वीणा का आविष्कारक है? यदि वीणा के अलग अलग रूपों की बात करेंगे तो इनमें से इन्होंने मोहन वीणा बनाई थी, तो उनका नाम पूछा है, कौन है? तोताराम शर्मा, ब्रजभूषण काबरा, पंडित विश्व मोहन भट्ट और एक है संदीप दास। तो जो पंडित विश्व मोहन भट्ट है वो है आपका मोहन वीणा के बारे में। इससे पहले हमने जो एक वीणा वादक सुने थे उनका नाम भी जो किससे रिलेटेड है? रुद्र वीणा से। तो इसी टाइप से रुद्र वीणा अलग है, मोहन वीणा अलग है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, गुग्गा नवमी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है, किस रूप में मनाया जाता है? तो गुग्गा नवमी किस रूप में मनाया जाता है? गुग्गा नवमी को हम गोगा नवमी के रूप में भी जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो वो बनाया जाता है सांप की पूजा, स्नेक वर्शिप के लिए। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डोल उत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो डोल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। डोल उत्सव का मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। लेकिन एक डोल यात्रा होती है, डोल यात्रा। तो डोल यात्रा कहां पे मनाई जाती है? ये बनाई जाती है आपकी जो कृष्ण भगवान का जो जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी के बाद में मनाई जाती है मध्य प्रदेश वाले एरिया में, मध्य प्रदेश के उत्तर भारत के पूरे एरिया में। एक ये चीज होती है उत्तर भारत के जितने भी राज्य उसमें मनाई जाती है डोल यात्रा। इसके अलावा एक आती है धनु यात्रा। धनु यात्रा, तो धनु यात्रा स्पेशली कहां मनाई जाती है? तो धनु यात्रा सबसे स्पेशल मनाई जाती है ओडिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं, धनु यात्रा कहां मनाई जाती है? ओडिशा में। एक डोल यात्रा होती है जो भारत के उत्तर के जो जितने भी राज्य वहां मनाई जाती है, और एक डोल उत्सव का मनाया जाता है असम में मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भगोरिया निम्नलिखित में से किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो भगोरिया की यदि हम बात करेंगे तो भगोरिया मनाया जाता है सबसे पहले तो भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा किस, लिख देता हूं मैं कि पूरा किससे रिलेटेड है? ये भील जनजाति से रिलेटेड। भील जनजाति कहां निवास करती है? तो राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस गुजरात राज्य में, 3 राज्यों में निवास करती भील। भीलों के द्वारा भगोरिया उत्सव कब मनाया जाता है? तो वो होली के उत्सव पर मनाया जाता है। ठीक है, किस रूप में जानते हैं भगोरिया उत्सव को? तो भगोरिया उत्सव को हम जानते हैं परिणय उत्सव के बारे में। परिणय उत्सव क्या होता है? परिणय
उत्सव। यदि परिणय उत्सव की बात करेंगे तो इस होली के टाइम पे जो भगोरिया मेला लगता है, उसी टाइम पे भगोरिया मेला में एक प्रथा है कि लड़का और लड़की जो वहां के युवक और युवतियां रहती है भील जनजाति की, वो पसंद करके अपना विवाह करते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको इस रूप में भी मानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? तो जो तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव का वाला जो आंसर है, इसका तो आंसर हो जाएगा 9 दिनों तक होता है। तिरुपति तिरुमाला है कहां पर? तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान विष्णु का जो मंदिर है, उन्हीं को हम बोलते हैं तिरुपति बालाजी। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। चैत्यागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो चैत्यागिरी जो विहार महोत्सव है वो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? यदि भगवान महावीर स्वामी की बात करें तो भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर, उनकी जो जयंती मनाई जाती है वो कौन से टाइम पे मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है चैत्र, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने में। वैशाख के महीने में किसकी मनाई जाती है? तो वैशाख के महीने में आपकी बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। माघ के महीने में गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। तो इस टाइप से भी पूछ लेते हैं कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा त्योहार किस टाइम पे बनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में गुड़ी के अनुसार गुड़ी पड़वा त्योहार में गुड़ी का क्या अर्थ है? गुड़ी का यदि हम अर्थ देखेंगे तो गुड़ी पड़वा स्पेशली कहाँ मनाई जाती है? तो गुड़ी पड़वा स्पेशली भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाई जाती है। वहां पर गुड़ी का अर्थ होता है विजय का प्रतीक। जब भी वहां के जो योद्धा थे युद्ध लड़ने जाते, वो जीत कर आते थे, उस टाइम पे उस त्योहार को हम उसका प्रतीक मानते हैं कि गुड़ी पड़वा विजय का प्रतीक है। तो ये चीज का जो आंसर हो जाएगा विजय का प्रतीक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हॉर्नबिल फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये बात तो सही है कि नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये वाला सही है। ये फेस्टिवल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 3 महीने में से एक में मनाया जाता है। इसके बाद फेस्टिवल का नाम भारतीय हॉर्नबिल से लिया गया है, जो एक पक्षी जो राज्य की कला लोक कला कथाओं का एक अनिवार्य चरित्र है। तो ये बात भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको कमेंट सेक्शन में यदि आप देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो हॉर्नबिल पक्षी है वो भारत के किस राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बुथुकुम्मा उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो ये बात सही है कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बुथुकुम्मा जिसका अर्थ है माँ देवी आओ और रहो, एक रंगीन पुष्प उत्सव है। ये बात भी सही है कि ये माता जी को बुलाकर उनको वहां पर 9 दिन तक विश्राम करने के लिए बोलते हैं। तो ये उत्सव 9 दिनों तक मनाया जाता है, जो अधिकतर दशहरा से पहले होता है। तो ये बात भी सही है। जो भारत के उत्तर पूर्व राज्य में हम नवरात्रि जिसको बोलते हैं, उसे ही तेलंगाना में बुथुकुम्मा महोत्सव बोलते हैं। तो वो नवरात्रि के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ABC, तीनों सही है। इस उत्सव के दौरान पुरुष फूलों के गुच्छों के चारों ओर गीत गाते और नृत्य करते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि नवरात्रि में यदि आप देखेंगे तो मेन नवरात्रि में जैसे गुजरात हो गया तो गरबा वहां पर होता है। इसी टाइप से भारत की जो बुथुकुम्मा जो तेलंगाना राज्य है वहां पे पुरुष नहीं करते, महिला ही करती है वहां पे भी गरबा। तो वो फूलों के गुच्छों के चारों ओर गीत गाते हुए नृत्य कौन करती? महिलाएं करती, ना कि पुरुष करते। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ABC। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मलयालम नव वर्ष को क्या कहा जाता है? तो अलग अलग राज्यों में नए साल की अलग अलग तरीके से नामकरण है उनके। जैसे नुआखाई है, तो नुआखाई कहां पर है? तो नुआखाई नववर्ष से रिलेटेड नहीं है। नुआखाई आपका जो ओडिशा राज्य से रिलेटेड है। वहां पर एक महोत्सव होता है। उस महोत्सव के टाइम पे जो चावल की खेती होती है, उसके बाद नए जो चावल आते हैं उनकी नए चावल को पहली बार जब पकाया जाता है तो उसको बोलते हैं नुआखाई। इसके बाद जो विशु है, विशु जो केरल में न्यू ईयर किस नाम से जाना जाता है? तो विशु के नाम से जाना जाता है।
पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु में जाना जाता है। उगादि भी केरल में जाना जाता है, लेकिन उगादि कर्नाटक में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा विशु, इसका आंसर है विशु, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। दिए गए संकेतों के आधार पर राजनीतिक सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। यह उत्सव पूरे भारत से कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी के नक्काशी करने वाले, धातु, कर्मी पत्थर के कारीगर और चित्रकार जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हालिया उपलब्धियों की झलक प्रदान करता है। तो ये किस मेले की बात की जा रही थी? ये मेले की बात की जा रही है हरियाणा का सूरजकुंड मेला। हरियाणा का जो सूरजकुंड मेला है वो आपका मेन सांस्कृतिक उत्सव ही होता है, मेन सांस्कृतिक उत्सव होता है, जिसमें जो छोटे छोटे कारीगर वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे रोजगार से रिलेटेड जो व्यक्ति रहते हैं, जैसे नाई हो गए, आपका कढ़ाई बुनने वाले हो गए, धातु कर्मी हो गए, इन सबको एक ही जगह पे आके ये मेला लगाते हैं, जिसका नाम है सूरजकुंड मेला। यह कहां पर लगता है? तो ये हरियाणा राज्य में लगता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो श्री जगन्नाथ जी मेला, सबसे पहले तो हमको ये बात याद रखनी कि श्री जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहां पर है? तो ओडिशा के पुरी राज्य में, ओडिशा राज्य के पुरी जिले में जगन्नाथ जी का भगवान सुभद्रा बलराम जो कृष्ण जगन्नाथ जी का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर। इसके बाद जो जगन्नाथ जी मेला की बात कर रही तो वो राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें कटक, संबलपुर, जयपुर और अलवर दोनों दिया गया है, तो उसमें से अलवर में लगता है श्री जगन्नाथ जी मेला। वो जगन्नाथ जी टेम्पल कहां पर है? ओडिशा में। इसके बाद देखेंगे माधवपुर मेले की बात कर रहा हूं। माधवपुर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला पोरबंदर, गुजरात का जो जिला है पोरबंदर में आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला। तो यदि ऊंट मेले की बात की जाए और सबसे बड़ा ऊंट मेले की बात की जाए तो वो आता है पुष्कर से। पुष्कर वो स्थान जहां पर ब्रह्मा जी का, जो भगवान ब्रह्मा जी है, उनका एकमात्र मंदिर है। पूरे भारत में कहीं पे भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, तो वो मेला कहां पर लगता है? भगवान ब्रह्मा जी का जहाँ पे मंदिर है वो है पुष्कर, तो वहीं पर पुष्कर में ये मेला लगता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में स्थित है? बात कर रहा है कुंभ मेला और उसके साथ साथ संगम की। तो यदि कुंभ मेले की बात करेंगे तो भारत में 4 जिलों में कुंभ मेला लगता है, जिसमें से हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में। इसमें से जो संगम भी स्थित है वो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो जाएगा आपका संगम भी है, और वहीं पे लगता है कुंभ मेला। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। जैसे हमने अभी पहले कुंभ मेले की बात करी, जैसे उज्जैन में जो लगता है उसको बोलते हैं हम सिंहस्थ मेला। तो उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है, और उज्जैन मध्य प्रदेश में जो किस नदी के किनारे? तो वो है आपका शिप्रा नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करें। तो हरिहरनाथ मंदिर से जुड़ा है, ये पूर्णिमा की रात और कार्तिक महीने से शुरू होता है और मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो सोनपुर मेला किससे रिलेटेड है? तो सोनपुर मेला ये मध्य प्रदेश राज्य से मनाया जाता है। ABC। तो इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सोनपुर मेला बिहार में लगता है और ये दोनों जो है कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए और बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। शिवरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो शिवरी नारायण मेला आपका भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी, रायपुर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमने सबसे पहले जब पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने अंबुबाची मेले के बारे में जानकारी ली थी कि अंबुबाची मेला कौन से राज्य में के कौन से जिले में लगता है? तो वो लगता है गुवाहाटी जिले में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। शाही स्नान नामक अनुष्ठान स्नान निम्नलिखित में से किस त्योहार का प्रमुख आयोजन है? यदि हम बात करते हैं कुंभ मेलों की, तो कुंभ मेला जब स्टार्ट होता है तो स्नान वगैरह हर दिन के बाद, मतलब हर कुछ दिनों के बाद स्नान होते हैं, जिसमें से शाही स्नान जो मतलब की पूर्णाहुति होती है या फिर मेला खत्म होने वाला रहता है उस दिन में शाही स्नान होता है। वो प्रथा किसमें होती है? कुंभ मेला में। जिस टाइप से हम, जैसे आप उज्जैन से रिलेटेड यदि बात करेंगे तो उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकलती है,
तो सावन, सोमवार और भादो में सवारियां निकलती, जिसमें से जो लास्ट सवारी होती है, सावन की सारी सवारियां और भादो की जो सवारियां, उसमें भी जो सबसे लास्ट है, जैसे कि इस साल की सबसे लास्ट सवारी आपकी जो निकलने वाली है वो है 2 सितंबर के दिन। तो 2 सितंबर के दिन शाही सवारी निकलने वाली है। इसी टाइप से शाही स्नान किया जाता है, तो वो कहां पर है, कुंभ मेले में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन है? तो मेरे देश की धरती सोना उगले जो ये वो बहुत फेमस गाना है, उसका जो गायक है वो है महेंद्र कपूर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, उस भारतीय गायक को पहचाने जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाना गाया था। तो ये जो गाना गाया था वो है सबसे फेमस और स्वर कोकिला जिसे हम बोलते हैं, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है लता मंगेशकर जी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, रविंद्र संगीत इज एसोसिएटेड विद रवि, रविंद्र जैन, रविंद्रनाथ टैगोर, रविशंकर। तो इसमें से जो इसका जो आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्र संगीत किसके नाम से जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनकी रचना की है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, लोकप्रिय राग मियां की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मियां की मल्हार, भैरव राग और ये सब जितने भी स्पेशल संगीत के जो तराने हैं वो सब किससे रिलेटेड है? वो है सब तानसेन जी से रिलेटेड। तानसेन जी से जिसे जिनका बचपन का नाम क्या है? रामतनु पांडे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गीत प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन द्वारा रचित था? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, केसरिया, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये दिल है मुश्किल। तो इसका जो आंसर है वो है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत तक ही सीमित है। यदि हमने संगीत की बात करी थी, शास्त्रीय संगीत की, जिसमें से भारतीय संगीत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहला भाग है वो है हिंदुस्तानी शैली, दूसरा भाग है वो है कर्नाटक शैली। कर्नाटक शैली का मतलब जो जियोग्राफिकल लोकेशन पूछा है कि वो किन राज्यों में फैली हुई है, तो जो भारत के साउथ की जितने भी राज्य, साउथ की जो टॉप 4 राज्य है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, जस्ट ऊपर केरल की जस्ट ऊपर है कर्नाटक, और तमिलनाडु की जस्ट ऊपर है आंध्र प्रदेश। इन जो 4 राज्यों में जो संगीत प्रचलित है वो है कर्नाटक संगीत। इसके ऊपर जितने भी संगीत प्रचलित है जिसे हम हिंदुस्तानी शैली में कंसिडर करते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत कौन सा लोकगीत है? तो वो है कव्वाली, बिहू, तीज और भूता। तो जो कव्वाली नहीं बिहू गीत है वो है आपका किससे रिलेटेड? असम से रिलेटेड। बिहू गीत भी है और बिहू लोक नृत्य भी है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारत में कव्वाली किसके द्वारा लाई गई थी? तो कव्वालियों को लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो फारसी व्यक्ति को दिया जाता है, और कव्वालियों को जनक जिसे हम बोलते हैं जिसे वो है अमीर खुसरो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से ठुमरी गायन विशेषताओं का कौन सा युग्म सही है? पूरब काफी धीमा और स्थिर, पंजाब अधिक मधुर। तो कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है। पंजाब काफी अधिक मधुर है और पूरब जो है काफी धीमा और स्थिर है। ठुमरी क्या है? ठुमरी गायन की विशेषता है, जिसे हम संगीत शैली बनते हैं, जैसे कर्नाटक संगीत शैली और आपका हिंदुस्तानी संगीत शैली। जिसमें लोक नृत्य शैली हम बात मानते हैं तो ठुमरी गायन विशेष, उसमें एक ठुमरी टाइप का भी एक गायन विशेषता थी। जैसे कर्नाटक संगीत से रिलेटेड एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जी है, जिसे पहली भारत संगीतकार है जो इसे भारत रत्न मिला है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो ये जो गाया गया था हमने अभी बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुति दी थी लता मंगेशकर जी ने। इनका जो आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। इसके बाद 71, क्वेश्चन नंबर 71, वसंत ऋतु के आगमन पर गांव बुगुरम्बा के मधुर गायन पर नृत्य करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिप्शन बनाया था पूरा कि असम में बुगुरुम्बा बोडो जनजाति के द्वारा बुगुरुम्बा नृत्य किया जाता है। तो बुगुरुम्बा गायन के साथ किया जाता है। तो ये कौन सी हो जाएगी? बोडो जनजाति। इसका आंसर तो हो जाएगा बोडो जनजाति। इसके बाद कार्बी अंगलोक जनजाति जो है वो भी असम से रिलेटेड है, और गारो और खासी जो जनजाति है,
गारो, खासी और जयंतिया जो 3 जनजाति है वो कहां से, मेघालय से रिलेटेड है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। संथाल समुदाय भारत का एक जातीय समूह है, तो संथाल समुदाय भारत का जातीय समूह है तो कौन से राज्य में है? तो यदि हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पूर्वी। तो भारत को यदि हम है ना 20 से डिवाइड करेंगे तो पूर्वी राज्य झारखंड आता है, जिसमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी कौन से राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं। इसमें से पूर्वी राज्य झारखंड आता है, झारखंड में संथाल समुदाय निवास करता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गारो, खासी, जयंतिया की हमने बात करी कि गारो, खासी, जयंतिया जो 3 जनजाति है वो विशेष रूप से 3 पहाड़ियों के नाम पर ही है, क्योंकि 3 पहाड़ियां मतलब पर्वत श्रृंखलाएं हिल्स है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया कहां पर है? तो मेघालय में है, और उन्हीं पे जो निवास करने वाली जनजाति है उनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया जनजाति। कहां पर है? तो उत्तर पूर्वी राज्य है मेघालय, वहां से, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है? यदि आप क्वेश्चन की डिमांड पे देखेंगे तो वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति भारत की किस राज्य या किस क्षेत्र में निवास करती है। जैसे इसमें पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से दक्षिण भारत की पूछी है, तो टोडा, बड़ागा, इरुला, डोंग। तो इसमें से जो डोंग जनजाति वो उत्तर पूर्वी भारत में निवास करती है, टोडा तमिलनाडु में, और बड़ागा और इरुला ये कर्नाटक वाले राज्य में निवास करती है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है? गारो, भील, कोरवा और गोंडी। तो गारो, गोंडी, कोरवा ये तीनों तो आपकी दूसरी लैंग्वेज से है, लेकिन भील जनजाति की जो लैंग्वेज भीली लैंग्वेज वो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे वर्ली, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें चित्रकला के बारे में पूछा, वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकारी है? तो वर्ली चित्रकला जो तो है महाराष्ट्र की, ठीक है, तो महाराष्ट्र की हो जाएगी। इसके अलावा एक पट्ट चित्रकारी भी आती है, वो ओडिशा राज्य से रिलेटेड है। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति पूछी, तो मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति कहां से हुई? तो भारत के राज्य बिहार से हुई है। इसके बाद एक किशनगढ़ शैली की बनी ठनी चित्रकला भी होती है, तो वो किस राज्य से? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है थंगता चित्रकला शैली निम्नलिखित में किस देवता को दर्शाया जाता है? तो थंगता चित्रकला में आपका बुद्ध भगवान को दर्शाया जाता है, तो ये हो जाएगा बुद्ध देवता को दर्शाया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो भित्ति चित्र की बात करेंगे तो कर्नाटक, नागालैंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में से भित्ति चित्र कहां पर है? हरियाणा राज्य से रिलेटेड है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। पेतकर चित्रकला किस राज्य की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक। तो ये पेतकर जो चित्रकला है वो है झारखंड से रिलेटेड। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई? तो अंडर वाटर ट्रेन परियोजना की यदि बात करेंगे तो वो आती है कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल स्टार्ट हुई थी। यदि कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल स्टार्ट हुई तो उसको दूसरे राज्यों में या दूसरे जिलों में यदि मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ तो उसमें काफी समय बीत चुका है, जब तक कि कोलकाता ने अपनी एक एडवांस वर्जन अंडर वाटर मेट्रो रेल भी स्टार्ट कर दी। तो इस टाइप से जो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री की यदि बात करेंगे तो वो थे बलदेव सिंह, ठीक है, तो बलदेव सिंह जी इनका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल। तो इस टाइप से मंत्रियों के नाम भी पूछ लेते, पहले कौन है, पहली महिला कौन है। इसके बाद पहली यदि महिला की बात करें तो भारत की पहली और एकमात्र प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो इंदिरा गांधी है। आईओए के पहले अध्यक्ष कौन है? तो आईओए के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है दोराबजी टाटा जी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोराबजी टाटा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा। निम्नलिखित में से कौन आईओसी का पहला अध्यक्ष था? तो आईओसी का पहला अध्यक्ष डेमेट्रियस विकलस, लॉर्ड किलानिन, पियरे बेरडिन कुबर्टिन, एवरी ब्रुंडेज। तो डेमेट्रियस विकलस इसका आंसर है। इंडियन ओलंपिक
इंडियन ओलंपिक काउंसिल का पहला अध्यक्ष कौन था? डेमेट्रियस विकेलस। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, विश्व भारोत्तोलन महासंघ द्वारा पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप लंदन यूके में कब आयोजित की गई? तो यदि ये बात करेंगे तो 1891 की बात है। ये चीज देख रहे हो कि मतलब 1891 में सबसे पहले विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इसके बाद 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुए। ठीक है, तो इसके 4 साल बाद 5 साल बाद ओलंपिक स्टार्ट हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1891। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो यदि पहला रेडियो शो की बात करेंगे तो 1923 में प्रसारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 रेडियो शो। और एक भूमिगत रेडियो की भी बात करते हैं हम, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे अरुणा आसिफ अली, ये जो अरुणा आसिफ अली थे, इन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना करी थी। इसका चीज भी याद रख लेना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? तो भारत का पहला कोचीन एयरपोर्ट है, जो कोचीन एयरपोर्ट केरल में सबसे पहला सौर संचालित हवाई अड्डा जो पूरी तरह से सोलर पैनल से चल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। कहां पर है? केरल में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो वो दिल्ली में। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो वो बेंगलोर में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो मुंबई में। एक इसमें जो केम्पेगौड़ा नाम है, आपने सभी के नाम सुने होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का, कोचीन में कोई नाम नहीं है। इंदिरा गांधी जी का नाम सुना होगा, लेकिन एक केम्पेगौड़ा भी नाम आ रहा है। ये कहां से रिलेटेड है? तो ये आपके बेंगलोर मतलब कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है। केम्पेगौड़ा जी के नाम पर एक मूर्ति बनाई गई है बेंगलोर हवाई अड्डे के पास में, उसका नाम है स्टेच्यू ऑफ वेल्थ, समृद्धि की प्रतिमा। तो वो किनके नाम पे बनाई गई है, मतलब किनकी प्रतिमा? वो केम्पेगौड़ा जी की। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन है? महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन की बात करेंगे जहां पर सारा स्टाफ जो है वो महिला है, तो वो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? यदि शांति श्री पंडित जी की बात करेंगे तो वो पहली महिला कुलपति बनी है जेएनयू की। इसके बाद देखेंगे पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? तो जब भी ओलंपिक की बात करते तो उस टाइम पे पैरालंपिक भी होते हैं आज के टाइम पे, लेकिन जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 1896 में, तो जब पैरालंपिक स्टार्ट नहीं होता, पैरालंपिक ओलंपिक स्टार्ट होने के कम से कम 64 साल बाद स्टार्ट हुए थे, 64 से 65 साल बाद, क्योंकि ओलंपिक की बात करते हैं तो 1896 में स्टार्ट हुआ है ओलंपिक। ठीक है, और जो पैरालंपिक खेल है उसके 64 ईयर बाद मतलब 1960 में स्टार्ट हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो लिम्बाराम की यदि बात करेंगे वो तीरंदाजी से खेल जुड़े हुए हैं। कौन है लिम्बाराम? तो लिम्बाराम पैरालंपिक पैरा तीरंदाज है वो। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंधित है? भारतीय ओलंपिक संघ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ किसके अंडर काम करता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंडर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, भारत ने एशियाई खेलों को दूसरी बार आयोजन किस वर्ष किया? तो एशियाई खेलों की यदि बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमने एशियाई खेलों की 1952 के आसपास हमने एशियाई खेलों की मेजबानी करी थी। उसके बाद जो 1982 में 30 साल बाद इसमें हमने मेजबानी करी है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तीरंदाजी में लक्ष्य के कितने घेरे होते हैं? तो यदि आर्चरी की बात करेंगे तो सामने जिसपे निशाना लगाया जाता है उसमें जो गोले की बात करेंगे तो 10 गोले रहते हैं, जिसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं। सबसे बाहर वाले गोले पे यदि आपने निशाना लगाया तो आपको 1 मार्क्स, और जैसे जैसे सेंटर में जाते हो सेंटर में यदि आपने निशाना लगाया तो 10 मार्क्स। तो इसी टाइप से याद रख सकते हैं, 10 गोले होते हैं उसमें। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए? तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि यदि आप ओलंपिक होने वाले हैं तो उस टाइम पे 1916, 1940 और 1944 के जो ओलंपिक थे इसी टाइम पे विश्व युद्ध चल रहे थे, इसीलिए 3 ओलंपिक स्थगित किए गए थे। क्योंकि 1924 में कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, 1920 में कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, 1916 में हुआ तो 1936 में कोई सा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो यहाँ से आप आंसर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं।
इसके बाद देखेंगे लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? स्क्वैश, रग्बी, हैंडबॉल और पोलो। ये किससे रिलेटेड है? ये स्क्वैश से रिलेटेड। स्क्वैश खेल के बारे में आपको यदि जानकारी थोड़ी बहुत चाहिए तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि स्क्वैश खेल क्या होता है। वैसे सामने एक दीवार रहती है, इसके इस साइड पे एक दो प्लेयर्स रहते हैं। हम जैसे टेनिस खेलते हैं दोनों तरफ प्लेयर्स रहते हैं, स्क्वैश में एक साइड प्लेयर्स रहते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 में टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में रहती है उसे क्या कहते हैं? तो यदि हम इधर से उधर मतलब टेबल टेनिस, एक टेबल रहती है, दोनों साइड प्लेयर्स रहते हैं और जिस टाइम पे खेलते हैं और वो जो गेंद इधर से उधर जाती है उसे हम बोलते हैं रैली। और जितने टाइम तक वो कंटिन्यू चलती रहती है उसको बोलते हैं हम इतनी लंबी रैली हो गई है। तो वो चीज किससे संबंधित है? रैली। टेबल टेनिस में अवधि क्या बोलते हैं अवधि को? तो रैली। इसके बाद देखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपके जो है पुर्तगाल से संबंधित। देश कौन सा इनका? पुर्तगाल। खेल कौन सा इनका? तो फुटबॉल। और भारत विश्व के सबसे फर्स्ट नंबर के हम इसने मानते हैं रोनाल्डो को, सबसे ज्यादा गोल करने वाले। इसमें एक नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना से हमको याद रखना कि लास्ट बार का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो किस ने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। उस टाइम पे अर्जेंटीना में सबसे फेमस प्लेयर कौन है? तो वो है लियोनेल मेसी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, शतरंज के खेल में यह नियम है कि यदि किसी भी दिशा में केवल एक ही वर्ग चल सकता है तो किस पे लागू होता है? यदि किसी भी शतरंज में जो 64 8 करके ऐसे 64 बॉक्स रहते हैं उसमें से एक ही लाइन पे यदि कोई चलने वाला होता है तो वो होता है राजा। राजा आपको साइड और इस साइड मतलब नहीं चल सकता, वो सीधे सीधे चलता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन में पूछा है पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो जो वर्ल्ड कप की बात करेंगे, वनडे वर्ल्ड कप की, तो वो 1975 में स्टार्ट हुआ था। 1975 में। तो क्रिकेट विश्व कप की बात करी हमने 1975 में। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। हमने आज के जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। 100 क्वेश्चन को हमने डिवाइड किया है 10 क्वेश्चंस में, जिसमें हर टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन थे। हमने सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद के जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिर 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।